चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं सुबह के लगभग 9:30 बजे इंडिया गेट पर। इंडिया गेट लेकिन आपको पीछे दिख नहीं रहा और यही दिल्ली का सच बताने के लिए आज ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एपिसोड में हम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि आज काले और सफेद में ये बताना जरूरी है कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। आज ये बताना जरूरी है कि दिल्ली वाले किस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। सवाल तो ये है, 1978 में एक फिल्म आई थी, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जब आप ये शो देखेंगे ना तो आप जिस भी शहर में होंगे आपको एक बेचैनी होगी जब आप देखेंगे कि दिल्ली वाले एक दिन में कितने सिगरेट पीने को मजबूर हैं। जब ये दिल्ली ए फॉर अस्थमा, बी फॉर ब्रोंकाइटिस, सी फॉर कफ से जूझ रही है, लेकिन ये बेचैनी तो दिल्ली वाले बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अजीब सी घुटन भरी स्मॉग भरी सहमति बन चुकी है चुप्पी पर। अब लोग ये नहीं पूछते हैं कि प्रदूषण कम होगा, वो ये पूछते हैं आपस में कि ये प्रदूषण कभी जाएगा भी दिल्ली से। वो इसको अपनी नियति मान रहे हैं, कड़वा सच मान रहे हैं, लेकिन ये कड़वी बात कहे कौन। आज हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर आपको ये दिखाने के लिए कि प्रदूषण का स्तर कैसा हो गया है। और ये सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ के हमने स्मॉग में शूट नहीं किया है। 9, 9:30 के आसपास अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इस पहर में भी इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं तो देश की सबसे शक्तिशाली सड़क, जहां पर मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन भी आज आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों की जिंदगी में कैसे जहर घोल रहा है, आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली में हवा नहीं है बल्कि एक इंतजार है, इंतजार कि कब कोई जिम्मेदारी दे, कब कोई साफ सच बोले और कब सांस लेना फिर से एक सामान्य अधिकार बने। इस कड़वी हवा का कड़वा सच यही है कि ये प्रदूषण अचानक आया सांसों का संकट नहीं है, बल्कि ये लंबे समय से पाली गई लापरवाही है और अब इस लापरवाही और नीतियों की नाकामी ने गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में सभी 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने ग्रैफ 3 के बाद ग्रैफ 4 को भी लागू कर दिया है और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जो मजदूर इन पाबंदियों से प्रभावित हो रहे हैं उनके खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को प्रदूषण के कारण बंद रखा गया है और बाकी कक्षा के बच्चों को सावधानी के साथ स्कूल बुलाया जा रहा है। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ ऐसी गाड़ियों की एंट्री भी प्रतिबंधित हो गई है जो BS6 इंजन की नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि जिन वाहनों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, ये सारे प्रतिबंध तब लागू हो रहे हैं जब प्रदूषण अपने खतरनाक चरण में है। जब ग्रैफ 3 लगता है, ग्रैफ 4 लगता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है और जो हमारे मजदूर बहनें और भाई हैं उनकी कमाई भी बंद हो जाती है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम किसी भी मजदूर को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अकेला नहीं पड़ने देंगे और सबके खातों में ग्रैफ 3 की कंपनसेशन के तौर पर 10,000 रुपए डायरेक्ट खातों में भेजे जाएंगे। दूसरा निर्णय जो हमने बड़ा लिया है वो मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम का है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी संस्थानों को ये हम लोग निर्देश जारी कर रहे हैं कि कल सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। 50% से ज्यादा अटेंडेंस की अनुमति नहीं है। बाकी लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कराएं। आज भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जबकि कड़वा सच ये है कि हमारी सरकारों की नाकामी ने भारत को पोल्यूशन गुरु बना दिया है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं। हालत ये हो गई है कि सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें ये कहा है कि वो भारत जाने से पहले वहाँ का प्रदूषण जरूर देख लें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दुनिया में चीन, साउथ कोरिया और कोलंबिया जैसे कई देश हैं जिन्होंने कड़े कदम उठाकर प्रदूषण को हराया है और भारत भी ऐसा कर सकता है।
लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीतियों की जरूरत है। जब तक सरकारें इसके खिलाफ गंभीर नहीं होंगी, तब तक ये प्रदूषण अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अब वक्त आ गया है कि जब सांसें घुट रही हैं, तब इनके उखड़ने से पहले जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाएं। ये पूछा जाए कि आखिर और कब तक इस जहर से ये सांसें टूटती रहेंगी। आज तक ब्यूरो। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। N95 मास्क हम दोनों ने पहना हुआ है। भवरीन कंधारी हमारे साथ हैं, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, जो चाहती हैं कि प्रदूषण से हमारी आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति मिले। और ये है वो AQI मीटर, जिसके जरिए वो हमें ये बताएंगी कि यहाँ पर तो सबसे शक्तिशाली सड़क इसे कहते हैं भारत की, यहाँ पर क्या है आज का AQI। और ये सुबह का 4-5 नहीं बज रहा है, 6 बजे के हम अंधेरे में कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दिन का है। हाँ, अब थोड़ा धूप आ चुकी है एंड इट्स 4:36। इस पे आपका AQI आ रहा है। PM 2.5 311-15 में वेरी कर रहा है। सो दिस इज द रियलिटी। और अभी यहाँ तो बहुत खुला है, ग्रीन है, इधर गाड़ियां भी नहीं आती हैं, यहाँ एमिशंस पर नहीं है। 450 है AQI और PM 2.5। हाँ जी। जल्दी से अगर आप फर्क बताएं। और मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि अब तो ऐसा लगता है ना कि 400 पार तो दिल्ली वाले सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं है हमारे लिए। बट ये कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, खासकर जब हम PM 2.5 की बात करते हैं। PM 2.5 एक कॉकटेल है जहरों का, बहुत सारे तरह के जहर का कॉकटेल है। AQI क्या है फिर? AQI is an average, like a mean of all various gases. But ये सारे तो गैसेस का वो एवरेज है AQI। एवरेज है। PM 2.5 है जो एमिशंस इसको कहते हैं, धुआं। अच्छा। जैसे 2 Ds है, आप ये इसको अब देखिए याद ना, हम करिए। सुबह में ये अब 10 बजने वाले हैं। एक बार दिखाइए इधर, इंडिया गेट दिख नहीं रहा है। यहाँ से आपको इंडिया गेट दिख नहीं रहा है। तो ये दिस इज एमिशन। जो एमिशंस हैं सारे, जो PM 2.5 है, वो सारे एमिशंस की बात है, धुआं की। जैसे आपका व्हीकल एमिशंस है, इंडस्ट्रियल है, ये। और जो PM 10 है वो धूल है, वो है आपकी कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेरियस डस्ट, जो सब जगह मिट्टी है, झाड़ू भी रोज लगती है, झाड़ू हर जगह लगता पूरी है, दिल्ली में मिट्टी है। लगती और मिट्टी क्योंकि आप हर चीज को इसमें हर चीज में हमें रेट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप जब इतनी बातें हो रही है कंस्ट्रक्शन डस्ट की, ये पानी स्प्रिंकलिंग वगैरह, ये जो भी है, अगर कोई चीज पे असर करेगी तो वो सिर्फ PM 10 पे करेगी, PM 2.5 पे नहीं करेगी। और वो PM 10 की आप जब बात कौन करते से हैं, सबसे खतरनाक गैसेस हैं 2.5 में? सी 2.5 इज ऑल आपका ये व्हीक्यूलर है, NOx, आपके सल्फर डाइऑक्साइड है। सो देर इज जस्ट इमेंस नंबर ऑफ थिंग्स। वो तो आप टेक्निकल को भूल जाइए, आप वैसे ही देख रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज अ कॉकटेल ऑफ पॉइजन। बस ये याद रखिए। दूसरा एक रिएक्शन आता है, अब प्रदूषण में जीने को मजबूर है। सर्दी तो एक बार ही आती है, हम बाहर नहीं बैठे, हम बाहर नहीं घूमे, एक ही बार तो आती है। पूरी गर्मी बर्दाश्त की है लोगों ने। मुझे लगता है 3 महीने जो बरसात के 2-3 महीने अच्छे अगर बारिश हुई, वही थोड़ा रिलीफ है, वरना तो दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल। सो मदर नेचर ही है जो हमारी मदद कर रही है। अभी भी हवा चली तो जो परसों था, हम ऑलमोस्ट हमारा PM 2.5 400 से ऊपर था। और कल में जो फर्क पड़ा है, ये हवा से ही है। जो हवा है उसको, जो एमिशंस उनको बिखेर देती है, तो इस करके वो बेटर हो जाता है। सो इन अ वे इट्स ओनली द नेचर। लेकिन जो हमारी अपनी लोकल एमिशंस हैं, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसको कम करना है। आप जब अभी डस्ट की बात कर रहे हैं, आप जब डस्ट की बात करते हैं तो आपने वैसे क्या किया, सारा साल आपने कॉन्क्रीटाइज करते गए, आप पेड़ों को काटते गए, आपने ग्रीन्स को कम किया। सो ऑल दैट, अभी ये सारे आपके पेड़, अब यहाँ पे तो बिकॉज इट्स ऑल द VIP एरिया, आप कहीं पर भी घरों के बाहर जाइए, देखिए पेड़ों पे कितना मिट्टी है इस टाइम, बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू ऑल। कुछ और हिस्सों में भवरिंग चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि AQI मेजरमेंट आज क्या कह रहा है। एब्सोल्युटली। अब हम इंडिया गेट के बिल्कुल पास आ गए हैं, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। सच तो ये है कि अगर इतना धुआं, इतनी गंदगी, ऐसा प्रदूषण किसी फैक्ट्री से निकला होता ना, तो उस पर ताला लग जाता। किसी देश से निकला होता तो युद्ध छिड़ जाता। लेकिन जब बात आम लोगों की आती है तो फिर बस यही है कि क्या ही हो जाएगा, 10 साल 11 साल बाद किसी पर सीधा असर दिखेगा। लेकिन आज तो स्थिति ये आ गई है कि अनेकों देशों से लोग अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि भारत, वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भारत जाने से पहले सोच समझ लीजिएगा। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है और ये चुप्पी क्यों है? क्योंकि ये नीतियों की नाकामी है। ये अचानक आई कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि ये वो लापरवाही है जिसका आज हम अंजाम भुगत रहे हैं। और बाबरीन हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हवा है, हाँ। हवा का कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो तो फैलेगी। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर एमिशंस हैं, वहाँ पर उसके नंबर्स ऊपर जाते ही जाते हैं। एक सवाल मैं दिल्ली की जनता के बिहाफ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। उनको अब लगता है
कि भाई अब कोई पूछता ही नहीं कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, वो ये पूछते हैं कभी जाएगा क्या। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, ये कभी जाएगा क्या। देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सीएम कभी केजरीवाल, अब रेखा गुप्ता है, ये बड़ा प्रेमाइज बना था, लेकिन जादू की छड़ी है क्या कोई? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बहुत देशों ने किया है, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, बीजिंग के हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, ऐसी डिसीजंस लोगों ने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, पेरिस को जैसे कैसे कार फ्री जोन बनाया, किया है। ऑफ कोर्स हम हर देश की केमिस्ट्री अलग है, हर देश का सोच अलग है, आप नहीं कर सकते, पर बहुत चीजें हैं। जब आप एमिशंस को रोकेंगे, उस पे बहुत स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करेंगे, एनफोर्समेंट लाएंगे, इन चीजों पे आप जोर डालेंगे तो फर्क पड़ेगा, और बहुत बढ़िया पड़ेगा। और शायद हमारा देश एक प्रेसिडेंट बनेगा पूरी दुनिया के लिए कि आपने साफ हवा करी है। सो इसीलिए ये मानना कि नहीं होगा, ये गलत है। ये हो सकता है क्योंकि आप 10 साल से भी आप गलत चीजें कर रहे हैं, आप प्रदूषण करते हैं और उसको साफ करने के तरीके निकालते हैं। ऐसे नहीं प्रदूषण ठीक होगा। आपको प्रदूषण को रोकना है, प्रदूषण आने के रोकना है। आपने ये प्रदूषण करके उसको सफाई करने के लिए ये सब अजीब चीजें कर रहे हैं, स्मोक टावर कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। आपको प्रदूषण को रोकना है। जब आप प्रदूषण को रोकेंगे तो अपने आप हवा साफ होगी। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के आइकॉनिक आईटीओ चौक पर। देखिए ये पहचान मानी जाती है दिल्ली की, लेकिन इस कड़वी हवा का कड़वा सच मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली वाले अब 24 घंटे नहीं जी रहे। एक दिन में आप 24 घंटे नहीं जीते हैं, आपको एक दिन में 24 घंटे से कम मिल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये कहना है कि औसतन एक दिल्ली वासी 11 साल और 8 महीने कम जी रहा है, औसतन ऑन एन एवरेज उनकी ये स्टडी कहती है। तो हम और आप 24 घंटे में 24 घंटे भी नहीं जी पा रहे, ये कड़वा सच है यहाँ का। और आईटीओ में अब भवरेन हमारे साथ जुड़ गई हैं, और यहाँ पर आप बताइए कि AQI क्या है। एक वक्त पर देखिए जब कुछ बदलाव, कुछ एक देखिए वहाँ स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। हाँ जी, स्प्रिंकलर भी वहाँ पर लगा हुआ है, पीछे पोल पर थोड़ी हवा वहाँ से निकल रही है, मिस्ट जिसको भी आप मॉइस्चर कहिए। पर ये आईटीओ की प्रॉब्लम इज vehicles, बहुत यहाँ it's a traffic hotspot and it's so obviously sprinklers are not going to help PM 2.5। ये समझना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी को जरूर थोड़ी देर बैठाएगा, पर PM 2.5 को कोई वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बार-बार बता रही है AQI अलग चीज है, लेकिन 2.5 सबसे जहरीला कॉकटेल है जो मेजर करने के लिए भी आपको समझ आया। हम 15 टाइम्स इस टाइम में यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 से ऊपर चला गया, 340, 35 हो रहा है यहाँ पर। So 15 PM 2.5 यहाँ वहाँ से भी ज्यादा है। या बिकॉज ट्रैफिक है ना, सो इट इज गोइंग 312-14 तक जा रहा है ये। एंड इसी बात, यही सारी बात समझने की जरूरत है कि हमें सोर्सेज, अगर आपका ट्रैफिक है, आपने कैसे उसको मैन्यूवर किया है, आप उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करके कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आप कैमरास के सहित ब्रिंग मोर डिसिप्लिन इनटू द ट्रैफिक, कैसे आप कंजेशन टैक्सेस ऐड करिए, एमिशन टैक्स लाइए, लो एमिशन जोन्स बनाइए, जहाँ अस्पताल है, बच्चों के स्कूल्स हैं, आप देखते हैं वहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और वहाँ कम करने का जरूरत है। उसके लिए डेडिकेटेड लेन्स चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। ये सिर्फ विजुअली चीजें, उसमें काम बहुत ज्यादा है। हम मानते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम है और शायद काम नजर नहीं आता, लेकिन आप जब स्प्रिंकलर लगाते हैं तो सब देखते हैं, आप स्मोक टावर लगाते हैं तो सब देखते हैं। बट ये असली काम जो है, इसको सिस्टमिक सोल्यूशंस बोलते हैं, सिस्टमिक चेंजेस बोलते हैं, जो बहुत जरूरी है। आपके डिपार्टमेंट्स को स्ट्रांग बनाइए, उसमें लोग हो, ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो। बाहर के देशों में यही जो बड़े देश हैं, जो डेवलप या इवन डेवलपिंग देश हैं, वो बहुत आगे हैं इन चीजों में, और हमें उस पे हमें ज्यादा जोर कर। पिछले हफ्ते हमारे देश की संसद में वंदे मातरम को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ मुस्लिम सांसदों ने यहां तक कहा कि वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ मानते हैं।
इस बहस के बाद ये सवाल भी उठा कि अपने देश को मातृभूमि मानकर उसकी वंदना करना और उसके सामने सिर झुकाना कैसे किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है। और अगर मातृभूमि की वंदना करना इस्लाम विरोधी है तो आप इथियोपिया से आई इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया, जिसमें भारत के वंदे मातरम पर एक खास प्रस्तुति दी गई। ये सब भी तब हुआ जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के पिता ओमोरो मुस्लिम थे और मां ईसाई धर्म से थीं। सोचिए, अगर वंदे मातरम इस्लाम धर्म के खिलाफ होता तो क्या इथियोपिया के प्रधानमंत्री अपने देश के कार्यक्रम में इस पर खास प्रस्तुति की इजाजत देते। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के वंदे मातरम की तरह इथियोपिया के राष्ट्रगान में भी देश को मातृभूमि मानकर वंदना की गई है और वहां कोई अपने देश के राष्ट्रगान को इस्लाम विरोधी नहीं बताता। और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विशेष भोज के कार्यक्रम में जब वंदे मातरम पर खास प्रस्तुति पेश की गई तब प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस दौरान तालियां भी बजाई। राउंड टेबल पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली भी मौजूद थे, जिन्होंने वंदे मातरम की प्रस्तुति पर खुशी जताई और तालियां बजाकर इसका सम्मान। सोचिए, जब हमारे देश में वंदे मातरम पर इतना राजनीति विवाद होता है और इसका वैचारिक विरोध किया जाता है, तब इथियोपिया जैसे देश में वंदे मातरम का सम्मान हो रहा है। हमारे देश में जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना करने का आह्वान करता है, जबकि इस्लाम धर्म में केवल अल्लाह की इबादत को जरूरी माना गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर सच में मातृभूमि की वंदना करना इस्लाम विरोधी है तो इथियोपिया के राष्ट्रगान में देश को एक मां का दर्जा देकर उसकी वंदना क्यों की गई है। इथियोपिया के राष्ट्रगान में देश को मां बताते हुए ये कहा गया है कि इथियोपिया हमारी प्यारी मातृभूमि है और हम इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। अंग्रेजी में इस राष्ट्रगान के लिए कहा जाता है मार्च फॉरवर्ड डियर मदर इथियोपिया। सोचिए, इथियोपिया में तो भारत से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। भारत में लगभग 15% मुसलमान हैं और इथियोपिया में 34% मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में देश को मातृभूमि बताने वाला वंदे मातरम इस्लाम विरोधी बन जाता है, जबकि इथियोपिया में देश को मातृभूमि बताने वाला राष्ट्रगान हर नागरिक को गर्व की अनुभूति कराता है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं और ये दौरा उनके लिए 3 वजहों से खास बन गया है। पहला कारण ये है कि आज तक के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 18 देशों की संसद को संबोधित करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें इथियोपिया ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इस सम्मान को निशान ऑफ इथियोपिया भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 28 देश अपने पुरस्कारों से सम्मानित कर चुके हैं और अब इस सूची में इथियोपिया का नाम भी शामिल हो गया है। इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया द्वारा एक और वजह से काफी खास रहा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कार वाली कूटनीति देखी गई। इससे एक दिन पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला भी खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जॉर्डन के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे थे और अब ये कार वाली कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की पहचान बन गई है। और लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। ऐसा लगता है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी कार डिप्लोमेसी को दिखाना चाहते हैं और इसका कारण यह है कि कार डिप्लोमेसी औपचारिक रिश्तों को एक साझेदारी में बदलती है और इससे दो देशों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और जब उनका भाषण खत्म हुआ तब पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था।
इथियोपिया दुनिया का 18वां देश है जिसकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और ये कहा कि इथियोपिया और भारत सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। Whether we live in Addis Ababa or in Ayodhya, in India we say Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. It reminds us that beyond politics, beyond borders, beyond differences, we share a common origin. प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उन्हें राजकीय द्वारा का निमंत्रण दिया था, तब इसे उन्होंने एक ही बार में स्वीकार कर लिया था। पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे, तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। ओमान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद में एक पौधा भी लगाया, जो एक पेड़ मां के नाम की पहल का हिस्सा है। हमारा आपसे एक सवाल है, सोचिए क्या कोई भी राजनीतिक फायदा देश से बड़ा हो सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ नेताओं को शायद ऐसा लगने लगा है कि देश से पहले उनकी राजनीति है और उनका एक खास वोट बैंक है। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे बयान आए हैं जिनका विश्लेषण इस देश के आम लोगों को करना चाहिए। इनमें पहला बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही थी। सोचिए ऐसी कौन सी राजनीति है जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान अपने ही देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, और यह भी तब हो रहा है जब भारत की सेनाओं ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी और भारत की वायुसेना ने सिर्फ 3 घंटे में पाकिस्तान के 11 हवाई और सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाया था। आज पृथ्वीराज चौहान अपने इस बयान को लेकर पाकिस्तान के मीडिया में हीरो बने हुए हैं और पाकिस्तान को अपना झूठ साबित करने के लिए एक अच्छा खासा मौका मिल गया है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी? आखिर ऐसी कौन सी राजनीति है जिसके लिए अपनी ही सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सोचिए, जो पाकिस्तान इस युद्ध में हार गया, जिसकी हवाई पट्टियों पर भारत के हमलों के बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए, वो पाकिस्तान तो हार कर भी अपनी झूठी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है। और जो भारत इस युद्ध में जीता है, जिसने पाकिस्तान की हार के एक नहीं कई सबूत दिए हैं, उसी भारत में पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार का विरोध करने के लिए और मुद्दे नहीं हैं? जो देश की सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आप खुद सुनिए, पृथ्वीराज चौहान ने पहले बिना किसी सबूत और तथ्य के ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार का गलत दावा किया और इसके बाद इस बयान को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पे चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे,
लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसका एक कारण ये है कि शायद हम पाकिस्तान की ताकत जो कि चीन के मदद से बहुत बढ़ गई थी, तो उसका हमें अंदेशा नहीं हुआ है। इसके कारण ये था कि जैसे कोई हवाई जहाज हमारा उड़ान भरता है तो 1 सेकंड के अंदर चीन को पता चल जाता है और चीन पाकिस्तान को बता देता है, और इसके लिए सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वो नहीं था, और इससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या बिल्कुल सवाल नहीं उठा, बिल्कुल सवाल नहीं उठा, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या बिल्कुल सवाल नहीं उठा, बिल्कुल सवाल नहीं उठा, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। पृथ्वीराज चौहान कोई नए नेता नहीं है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ऐसे बयानों का सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान कैसे इन राजनीतिक बयानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके बावजूद वो इतना हल्का बयान देते हैं जो तथ्यों पर भी बिल्कुल नहीं ठहरता। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें देश का हित हो, लेकिन अगर वो देश के खिलाफ खड़ी हो जाए तो ये राजनीति बिल्कुल नहीं हो सकती। पाकिस्तान के पास आतंकियों को हथियार और गोला बारूद देने के पैसे हैं, लेकिन पीओके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पैसे नहीं हैं। भारतीय कश्मीर पर झूठ फैलाने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पीओके के लोगों ने आईना दिखाया है। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन का मुद्दा है बिजली, सड़क और इंटरनेट। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। रावलकोट में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देखने वाले पाकिस्तान के पास अपने देश के लोगों की जरूरतें पूरी करने का पैसा नहीं है। वो पीओके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि पाकिस्तान सरकार न बिजली दे पा रही है, न सड़क दे पा रही है और अब तो इंटरनेट भी ठीक से नहीं मिल रहा है। पीओके में 15 से 20 घंटे का पावर कट हो रहा है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल पीओके में आई बाढ़ की वजह से बिजली घरों को काफी नुकसान हुआ था और पाकिस्तान सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन बिजली घरों को ठीक करवा सके। इसी वजह से हालात खराब हो गए हैं। इंटरनेट सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं और लोग खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। शहबाज सरकार द्वारा पीओके के लोगों के शोषण की सैकड़ों खबरें आती हैं। इसी वजह से आए दिन पीओके के लोग शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब हम आपको भारतीय कश्मीर से आई एक अच्छी खबर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के एक युवा खिलाड़ी का सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले युवा क्रिकेटर ब्रिजेश शर्मा को राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। वो आने वाले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से डेब्यू करने वाले हैं। 27 साल के ब्रिजेश शर्मा जम्मू कश्मीर से खेलते हैं और दिल्ली में ट्रेनिंग लेते हैं। ब्रिजेश को राजस्थान रॉयल्स ने तेज गेंदबाज के तौर पर अपनी स्क्वाड में रखा है। ब्रिजेश के पिता उधमपुर में लेबर का काम करते हैं। वो अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश हैं। जर्नी मेरी काफ़ी मतलब एक खट्टी मीठी जर्नी रही है, फ्रूटफुल भी रही है। बीच में मेहनत चलती रही, मैं स्टेट भी खेलता रहा जम्मू कश्मीर से, फिर बीच में 1 आध साल ड्रॉप भी हुआ। माता रानी की इच्छा से वो सिलेक्ट हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसी मेहनत करें और सबको ऐसा आशीर्वाद मिले। ब्रिजेश की इस कामयाबी से उधमपुर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग भी काफी खुश हैं। वो ब्रिजेश के सिलेक्शन को प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा मान रहे हैं।